नमस्कार छात्रों। 18 जुलाई 2026 से पहले अमेरिका और चाइना ऐसे दो देश थे दुनिया में जहां पर प्राइवेट सेक्टर के लॉन्च व्हीकल उपलब्ध थे। अर्थात कि सैटेलाइट अगर स्पेस पे भेजना है तो उनकी गवर्नमेंट एजेंसी लॉन्च व्हीकल तो प्रोड्यूस कर ही रही है, लेकिन साथ ही साथ इन दोनों देशों में प्राइवेट सेक्टर्स भी लॉन्च व्हीकल प्रोड्यूस कर रहे हैं जिनको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जाता था। और बहुत सारे कारणों में एक प्रमुख कारण यह भी है जिस वजह से नासा और चाइना की स्पेस एजेंसी इतने बड़े स्तर पर ग्रो किए, डेवलप्ड हुए और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन और मिशंस लगातार लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन 18 जुलाई 2026 को भारत भी इन दो देशों की सूची में शामिल हो गया जब हैदराबाद के कुछ यंग इंजीनियर्स ने विक्रम 1 को लॉन्च किया, जो कि भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर का लॉन्च व्हीकल था। ये जो यंग इंजीनियर्स थे इनकी औसत उम्र मात्र 28 साल थी और जिस कंपनी के अंतर्गत इस विक्रम 1 को लॉन्च किया गया, प्रोड्यूस किया गया, वो कंपनी का नाम था स्काई रूट एरोस्पेस। और इस मोमेंट को प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतीय स्पेस सेक्टर के लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट का भी पल कहा। आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, विक्रम 1 इंडिया प्राइवेट स्पेस रेवोल्यूशन, भारत की निजी अंतरिक्ष क्रांति, ये भारतीय अंतरिक्ष परिस्थिति तंत्र में बदलते आयाम को दर्शाता है। विक्रम 1 इज ए शिफ्टिंग फ्रंटियर्स, शोज शिफ्टिंग फ्रंटियर्स इन द इंडियन स्पेस इकोसिस्टम। ये टॉपिक हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसका महत्व क्या है, रिलेवेंस क्या है। हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हम लोग छात्र हैं और छात्र होने के नाते इस टॉपिक को अपने एग्जाम के साथ अगर हम जोड़कर देखें तो काफी बारीकी से हम इस पूरे टॉपिक को कवर कर पाएंगे। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ये टॉपिक को तैयार कर रहे हैं तो यूपीएससी के लिए रिलेवेंस ये जीएस के पेपर 3 में दिखेगा, जहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस इन द फील्ड्स ऑफ आईटी एंड स्पेस उल्लेखित है। और सीजीपीएससी मेंस एग्जाम के सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 4 अर्थात जीएस का पेपर 2 में पार्ट 3 जो कि अप्लाइड एंड बिहेवियरल साइंस है, उसके संदर्भ में भी इंपॉर्टेंट दिखेगा। क्या डिस्कस करेंगे हम इस सेशन में? हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि ये विक्रम 1 लॉन्चर क्या है, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है। हम देखेंगे कि विक्रम एस अर्थात मिशन प्रारंभ क्या था जिससे ये कहानी शुरू हुई थी। फिर लो अर्थ ऑर्बिट क्या है, क्योंकि विक्रम 1 जो लॉन्च व्हीकल है वो लो अर्थ ऑर्बिट तक सैटेलाइट को पहुंचा रहा है। हम देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन का इंडियन स्पेस सेक्टर में क्या स्टेटस है। फिर हम देखेंगे कि इनके रेगुलेशन के लिए सरकार ने कौन सी संस्था बनाई है अर्थात IN स्पेस ई। फिर हम देखेंगे कि आखिर कैसे प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन से फायदा होगा भारत के स्पेस सेक्टर को। और फिर उसके बाद देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर के सामने इस स्पेस की दुनिया में आने के लिए क्या चैलेंजेस है। ठीक है, तो ऐसे ही बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे। जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो अंत में आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी है जिसे आप लिखकर, इसका आंसर लिखकर मुझे भेज भी सकते हैं डायरेक्टली मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर 8871296513। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग ये सेशन। सबसे पहला, विक्रम 1 रॉकेट है क्या। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बता दिया कि विक्रम 1 रॉकेट क्या है, तो ये रॉकेट है एक लॉन्च व्हीकल, प्रक्षेपण यान है जिसमें सैटेलाइट को बैठाकर अर्थ के अलग अलग ऑर्बिट्स में पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, इसे डेवलप किसने किया है, तो हैदराबाद बेस्ड टेक कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस। ये उसका लोगो है, ध्यान रख लीजिए, ये उसका लोगो है, इसने डेवलप किया। ये विक्रम 1 नाम रखा किसके नाम पर गया है, तो विक्रम साराभाई जी के नाम पर रखा गया है, जिन्हें इंडियन स्पेस सेक्टर का पिता माना जाता है, फादर ऑफ इंडियन स्पेस सेक्टर। ठीक है, इसके अलावा ये जो लॉन्च व्हीकल है विक्रम 1, इसकी और क्या खास बात है, जैसा मैंने बताया कि ये भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर के द्वारा डेवलप किया हुआ ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है, भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने अभी मेडन फ्लाइट लिया कब, जैसा मैंने बताया 18 जुलाई 2026 को। ठीक है, किस मिशन के अंतर्गत, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, मिशन आगमन के अंतर्गत। ठीक है, मिशन आगमन के अंतर्गत इसकी मेडन फ्लाइट हुई, प्रथम उड़ान इसने भरा विक्रम वन रॉकेट ने। कहां से, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए तो है ही, लेकिन प्रीलिम्स के लिए, वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब थोड़ा सा इस विक्रम वन रॉकेट के स्पेसिफिकेशंस अर्थात विशेषताओं पर भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, तो इसके फिजिकल स्ट्रक्चर जैसा यह दिख रहा है उस पर बात करेंगे, और साथ ही साथ इसका जो पेलोड भार है अर्थात पेलोड स्पेसिफिकेशन है उस पर ही बात करेंगे। तो फिजिकल स्ट्रक्चर पर अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको हम लोग आगे भी अच्छे से समझेंगे। जो आप मेंस का क्वेश्चन देखें ना पहले स्क्रीन में, उसका आंसर लिखने के लिए आपको इन जानकारियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इन जानकारियों में बहुत सारे कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं जो यूनिक बनाते हैं इस विक्रम वन रॉकेट को। जैसे कि इसकी हाइट 24 मीटर की है, लगभग 7 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर है। ठीक है, इसका जो एयर फ्रेम है जैसे ये बना हुआ है, जिस मटेरियल से बना हुआ है, ये मटेरियल है कार्बन कंपोजिट का, कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर है इसमें। इससे क्या समझ में आ रहा है, कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर होने के कारण इसका जो भार है वो बहुत ही हल्का हो गया है। आई बात समझ में, लेकिन साथ ही साथ इसकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मेंटेन्ड है। ये नहीं है कि हल्का हो गया बहुत मतलब फुसफुसा सा होगा, कमजोर सा होगा, ऐसा नहीं है। हल्का है लेकिन उसके स्ट्रक्चर में मजबूती भी है। ठीक है, कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर। इसके अलावा इसका जो डायमीटर है, डायमीटर व्यास जो है 1.7 मीटर चौड़ा है, जो कि बहुत ही अनुकूल परिस्थिति देता है इसे उड़ने के लिए। एरोडायनेमिक्स एफिशिएंसी बनाने के लिए ये 1.7 मीटर की चौड़ाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है अर्थात कितने भार को ये लॉन्च व्हीकल लेकर उड़ सकता है, तो वो है 350 से 480 किलोग्राम। और कहां तक पहुंचा सकता है, लो अर्थ ऑर्बिट तक। ठीक है, कहानी धीरे धीरे शुरू होगी, पहले लो अर्थ ऑर्बिट तक जाएंगे, फिर एमईओ तक जाएंगे, फिर जीईओ तक जाएंगे, फिर एसएसओ तक जाएंगे, लेकिन कहानी कहां से शुरू होगी, सबसे निचले पायदान से। तो लो अर्थ ऑर्बिट तक ये लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट को पहुंचा सकता है। ठीक है, और इस तरह से इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो स्मॉल सैटेलाइट के मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा फिजिबल है। ठीक है, अब ये जो स्मॉल सैटेलाइट मार्केट का क्या कहानी है जरा समझिएगा। देखिए, आपने एंटीना भेजना है, मतलब किसी कंपनी को कम्युनिकेशन के लिए कोई सैटेलाइट भेजना है, गवर्नमेंट को भेजना है, तो ये जो कम्युनिकेशन वाले जितने मामले हैं, जैसे कि सेंसिंग करनी है, जैसे कि जमीनों का कार्टोग्राफी करनी है, तो ऐसे जितने भी मामले होते हैं वो सिर्फ वो LEO अर्थात लो अर्थ ऑर्बिट से किए जाते हैं। और इसके लिए छोटे छोटे सैटेलाइट बनते हैं, छोटे छोटे सैटेलाइट के लिए छोटे छोटे लॉन्च व्हीकल की जरूरत होती है। अब जाहिर सी बात है कि मार्स में सैटेलाइट को भेजा जा रहा है या फिर किसी और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन पर भेजा जा रहा है, तो बड़े मामले हो गए और वो बहुत ही रेयर होते हैं, और उतना सब करने के लिए तो गवर्नमेंट एजेंसी बैठी हुई है। लेकिन जो सैटेलाइट वाला मार्केट है वो ज्यादा कहां पर उसकी डिमांड है, तो वो इसी लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर वाले मामले पर आधारित है, यहीं पर इसकी डिमांड ज्यादा है। और उसके लिए बहुत ही उपयुक्त और फिजिबल इसका जो शारीरिक और पेलोड फीचर है वो बन जाता है। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो वो तो हो गया क्या, फिजिकल एंड पेलोड स्पेसिफिकेशन। अब इसके प्रोपल्शन पर बात करते हैं। प्रोपल्शन मतलब क्या हुआ कि वो मैकेनिज्म जिससे इस रॉकेट को थ्रस्ट मिलता है और फाइनली वो उड़ते उड़ते जाकर अपने ऑर्बिट तक पहुंच पाता है। ये पूरे मैकेनिज्म को हम लोग प्रोपल्शन मैकेनिज्म कहते हैं। 4 स्टेज पर ये पूरा लॉन्च व्हीकल काम करता है। 4 स्टेज में जो 3 स्टेज है वो कलाम सीरीज वाला स्टेज है, जहां पर सॉलिड फ्यूल मोटर या सॉलिड फ्यूल को इस्तेमाल किया जाता है। ये जो 3 स्टेज रहते हैं ये क्या काम करते हैं, तो रॉकेट को लॉन्च कराना,
ठीक है, एटमॉस्फेयर में उसको मैक्सिमम थ्रस्ट अर्थात मैक्सिमम ताकत पहुंचाना, मैक्सिमम गति पहुंचाना, ये 3 स्टेज तक काम चलता है। फिर जो चौथा स्टेज आता है वह स्टेज का नाम है रमन किक स्टेज, जहां पर 3D प्रिंटेड लिक्विड फ्यूल रमन 1 इंजन का इस्तेमाल होता है। जब ये चौथे स्टेज में ही इस लॉन्च व्हीकल को ऑर्बिट तक पहुंचाया जाता है। तो 3 स्टेज तक जर्नी की बात है, चौथा स्टेज डेस्टिनेशन की बात है। अब इसमें एक बात आपको ध्यान रखना है कि आप यहां पर देख रहे हैं क्या, 3D प्रिंटेड इंजन की बात हो रही है। अब 3D प्रिंटिंग क्या होता है इस पर किसी दिन बृहद तौर पर बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं ये बता दूं कि किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जैसे पहले सीएनसी वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें मेटल का एक बॉक्स होता था, और फिर उसके बाद क्या करता था, सीएनसी में हम उस डिजाइन को फिट करते थे कि हमको ऐसा वाला स्ट्रक्चर चाहिए, ऐसा 3D चाहिए, बॉल चाहिए, क्यूब चाहिए। तो फिर उसके बाद मशीन क्या करता था, दिए गए प्रॉम्प्ट, दिए गए डायरेक्शन के हिसाब से उस मेटल से उतना हिस्सा 3D निकालकर अलग कर देता था, एक बॉल एक स्क्वायर निकालकर अलग कर देता था। तो जो बाकी बचे हुए जो हिस्से हैं, वो जो पूरा मेटल से बॉल तो निकल गया, लेकिन बाकी बचे हुए हिस्से क्या हो गए, वो वेस्ट हो गए, तो वेस्टेजेस ज्यादा था। तो 3D प्रिंटिंग के आने के बाद से ये जो वेस्टेजेस वाले मामले हैं वो कम हो गए और इकोनॉमिकल हो गया। इकोनॉमिकल कैसा हो गया कि आप 3D प्रिंटिंग मशीन में, टेक्नोलॉजी में आप बता दिए कि मुझे इस तरीके का डिजाइन चाहिए, और वो बाय स्क्रैच जो है वो उस पूरे स्ट्रक्चर को बनाकर रख देगा, ऐसे काट कर अलग से नहीं निकालेगा, 0 से बनाएगा और पूरा 100 बनाकर रख देगा। अर्थात जो वेस्टेजेस पहले हो रहे थे वो वेस्टेजेस अब नहीं होंगे। और उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये स्टेज 4 वाले मोटर का इंजन का निर्माण किया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस विक्रम 1 के लिए, क्योंकि इसकी वजह से ये विक्रम 1 रॉकेट बहुत ही इकोनॉमिकल हो जा रहा है, बहुत ही सस्ता हो जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गई बात पहले विक्रम 1 के बारे में कि विक्रम 1 है क्या, उसके फिजिकल और पेलोड स्पेसिफिकेशन क्या है, ये सब हो गया। अब बात करते हैं कि विक्रम 1 से विक्रम 1 का कॉमर्शियल एडवांटेज क्या है। जैसे अभी मैंने बताया ना कि हम ये सारा चीज कर क्यों रहे हैं, बिजनेस के लिए, मार्केट के लिए। तो इसका व्यावसायिक लाभ क्या है। पहला लाभ, क्योंकि ये बहुत ही हल्के मटेरियल से बन रहा है, क्योंकि ये 3D प्रिंटिंग से बन रहा है, इसलिए इसे बहुत जल्दी से बनाया जा सकता है। रैपिड ऑन डिमांड असेंबली है, मतलब ये लॉन्च व्हीकल ऐसा नहीं है कि कब 8-10 साल में एक ठो बनाकर लेकर आओगे, नहीं, आप ऑन डिमांड इसको बना सकते हैं, क्योंकि 3D प्रिंटिंग से बनाओगे जल्दी, समय मतलब समय कम लगेगा, और मटेरियल वगैरह भी यूज हो रहे हैं बहुत ही थोड़े हैं, स्ट्रक्चर भी बहुत भारी नहीं है, हल्का है, तो ऑन डिमांड असेंबली है, तो जल्दी से बनेगा। तो कॉमर्शियल क्लाइंट के लिए बहुत ही अच्छा चीज है ये, क्योंकि वो क्या करेगा, ऑर्बिट तक उनके सैटेलाइट पहुंचाने के लिए जो समय लगने वाला है उसे कम कर देगा। तो भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, किसी भी कंपनी को अगर अपने सैटेलाइट को ऑर्बिट तक पहुंचाना है तो समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और जल्दी पहुंचाने का सामर्थ्य इस विक्रम 1 के पास है, और इसलिए ये व्यावसायिक एडवांटेज इसके पास बन जाता है। दूसरा, मार्केट टारगेट। जैसा मैंने बताया कि बहुत बड़ा मार्केट किसका है, स्मॉल सैटेलाइट का है, और अभी ये और स्मॉल सैटेलाइट कहां जाते हैं, कहां भेजा जाता है जनरली, लो अर्थ ऑर्बिट तक। और ये जो विक्रम 1 है ये कहां तक जाएगा, लो अर्थ ऑर्बिट तक। ठीक है, तो ये स्पेशली बनाया गया है स्मॉल सैटेलाइट्स के लिए, स्मॉल सैटेलाइट मार्केट के लिए। अब सेफ डिप्लॉयमेंट, ये भी एक व्यावसायिक एडवांटेज इसे देता है। इसमें लगाया गया है अल्ट्रा लो शॉक न्यूमेटिक स्टेजिंग मैकेनिज्म, अर्थात जब अलग अलग स्टेजेस जब सैटेलाइट भेजा जाएगा, तो आपने टीवी में देखा भी गया होगा कि कुछ कुछ पार्ट्स इससे अलग होते हैं, मतलब थ्रस्ट जब दिया जाता है, अलग अलग स्टेजेस के जब थ्रस्ट उसे मिलते रहते हैं, तो जो काम का नहीं है उसे सैटेलाइट छोड़ देता है, अननेसेसरली का भारी लेकर क्यों जाएगा, फ्यूल ज्यादा यूज होगा। तो जब ये स्टेज अलग अलग छूटते हैं तो जो लॉन्च व्हीकल है उसमें झटके पड़ते हैं, झटके पड़ने से जो सैटेलाइट है जिसको लेकर ये लॉन्च व्हीकल जा रहा है उस सैटेलाइट में दिक्कत आ सकती है, और
इसी बात को यहां पर ध्यान में रखा गया है कि कम से कम शॉक लगेगा जब अलग अलग स्टेजेस में इस लॉन्च व्हीकल के अलग अलग पार्ट्स अलग होंगे। और इस कारण से, ये 3 कारण से व्यावसायिक रूप से ये काफी आकर्षक है, व्यावसायिक एडवांटेज मिलता है विक्रम 1 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये विक्रम 1 का सिग्निफिकेंस क्या है? ठीक है, मतलब वैसे तो ठीक है कि व्यावसायिक एडवांटेज है, लेकिन अगर हम इसे भारतीय स्तर पर देखें, ठीक है, या इंडियन स्पेस सेक्टर के हिसाब से देखें, तो क्या है इसका महत्व? सबसे पहला महत्व तो यह है कि विक्रम 1 ने एकाधिकार को खत्म कर दिया। पहले हमारे देश में जो लॉन्च व्हीकल बनाने का काम था वो इसरो का था, मतलब गवर्नमेंट का था। मतलब मोनोपोली किसकी थी? गवर्नमेंट की थी। तो अगर किसी को अपने सैटेलाइट भेजना है, किसी प्राइवेट कंपनी को, किसी कम्युनिकेशन वाले को, किसी टेलीकॉम वाले को, तो उसको किससे सौदा करना पड़ता था? स्टेट से, गवर्नमेंट से। और क्योंकि गवर्नमेंट ही एक ऑप्शन था, तो इस वजह से उनको बहुत सारे कॉम्प्लायंस भी पालन करने पड़ते थे। लेकिन अब जब ये प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हो गई, जब ये विक्रम 1 लॉन्च हो गया, तब क्या होगा कि अब सिर्फ सरकार नहीं, सरकार के साथ डील करने में नहीं जमेगा, तो प्राइवेट सेक्टर के पास चले जाएंगे। और इस तरह से जो मोनोपोली था गवर्नमेंट के स्पेस सेक्टर में, वो क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। इसके साथ ही साथ भारत अब एलाइड ग्लोबल क्लब में एंटर कर चुका है। जैसे मैंने बताया कि पहले यूएस और चाइना के पास में ही अपने खुद के प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च कैपेबिलिटी थी, क्षमता थी। अब इस ग्रुप में भारत भी शामिल हो गया है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट अब क्या होगा? जैसे मैंने बताया कि 3D प्रिंटिंग की सहायता से इसमें इंजन बनाए गए हैं, और इस तरह के टेक्नोलॉजी के उपयोग से अब वो इकोसिस्टम बनेगा जिसमें बाकी के प्राइवेट जो प्लेयर आने वाले हैं और जो गवर्नमेंट, उनको प्रोडक्शन में, टेक्नोलॉजी में सहायता मिलेगी। जैसा मैंने कहा ना कि इकोसिस्टम बनाते हैं, तो देखिए जब कोई प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करता है और किसी अच्छे टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कुछ नया बनाता है, तो वो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं रहता, उस कंपनी के पास नहीं रहता, दूसरी कंपनियां भी खरीदती हैं उसे, गवर्नमेंट भी खरीदते हैं उसे। और इस तरह से देश के अंदर अगर कोई भी एक कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, ग्रो करती है, तो वो पूरे उस सेक्टर के पूरे प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी सबको प्रमोट करती है, सबको सहायता करती है, और इसी तरह से एक इकोसिस्टम बनता है। और 3D प्रिंटिंग के इस्तेमाल जो देखे जा रहे हैं, उससे ये आगे चलकर लॉन्च व्हीकल के मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम बनाएगा। ठीक है, चलिए अब ये जो विक्रम 1 18 जुलाई 2026 को लॉन्च किया गया, इसकी कहानी शुरू कहां से हुई थी? इसकी कहानी शुरू हुई थी 18 नवंबर 2022 को। किस मिशन के अंतर्गत? मिशन प्रारंभ। इसका मतलब क्या है? द बिगनिंग। ठीक है, एक तरह से समझ लीजिए कि विक्रम 1 के लिए इसे लॉन्च किया गया था। एक सिंगल स्टेज था, लॉन्च व्हीकल था, मतलब सिंगल स्टेज समझ रहे हैं ना? जो थ्रस्ट, जो प्रोपल्शन मिलेगा वो सिंगल स्टेज रहेगा, पूरा ऊपर ऑर्बिट तक नहीं, सब ऑर्बिटल रॉकेट दागा गया था इस मिशन प्रारंभ के अंदर। ठीक है, और उसके बाद उसके क्या रिजल्ट आए थे कि वह जो लॉन्च व्हीकल है वो लगभग 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया था। और इस पूरी जर्नी में, मतलब इस लॉन्च व्हीकल को बनाना, उसकी बॉडी को बनाना, उसके प्रोपल्शन को क्रिएट करना, स्टेजेस को देखना, जो भी जानकारी मिली, उस जानकारी की सहायता से फाइनली 2026 18 जुलाई को, लगभग 4 साल बाद, विक्रम 1 का सक्सेसफुल मेड इन फ्लाइट 18 जुलाई को हो गया। ठीक है, चलिए अब बहुत देर से हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर ये विक्रम 1 जो है वो सैटेलाइट को ले जाकर छोड़ेगा। तो जरा इसे भी देख लेते हैं कि ये लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है। तो ये जो लो अर्थ ऑर्बिट है, पृथ्वी से कितनी दूरी पर है ये ऑर्बिट? तो लगभग 160 से 2000 किलोमीटर तक की जो दूरी है अर्थ के चारों तरफ, उसे लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। जहां पर सैटेलाइट लगभग 7.8 किलोमीटर पर सेकंड से मूव करती हैं, और इस तरह से लगभग 90 से 120 मिनट में
इस ऑर्बिट पर अगर कोई सैटेलाइट इस गति से अगर मूव कर रही है तो 90 से 120 मिनट में लगभग 2 घंटे पर पूरे पृथ्वी की परिक्रमा रोटेशन कवर कर लेती है। ठीक है, पूरा ऑर्बिट 90 से 120 मिनट में पूरा हो जाता है। ठीक है, चलिए इस लो अर्थ ऑर्बिट का क्या रिलेवेंस है, प्राथमिक इस्तेमाल क्या है? तो जैसे मैंने बताया कि कम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं वो इसी ऑर्बिट में भेजे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अर्थ में अगर कुछ ऑब्जर्वेशन करना है, अर्थ को देखना है, पढ़ना है, कहां पर ग्लेशियर पिघल रहे हैं, कहां पर जंगल हट रहे हैं, कहां पर समंदर का पानी जमीन में जा रहा है, कहां पर पहाड़ कैसे दिख रहे हैं, नदियां कैसे दिख रही हैं, ये सारा चीज अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए, रिमोट सेंसिंग के लिए, और आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसी ऑर्बिट पर है। ठीक है, तो ये सारे चीजों के लिए इस लो अर्थ ऑर्बिट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि अभी वर्तमान में प्राइवेट सेक्टर का स्पेस सेक्टर में क्या पार्टिसिपेशन है। तो इसी के साथ साथ में हम लोग भारत में इससे संबंधित नीतियां भी देख लेते हैं। तो इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 को जब लाया गया उसके बाद फॉर्मली औपचारिक तौर पर प्राइवेट सेक्टर को एंट्री मिल गई कि आइए और कॉमर्शियल वे पर आप स्पेस सेक्टर पर काम करिए, मतलब कि आप अलग अलग तरीकों से व्यापार करिए स्पेस की दुनिया में, जिसका एक उदाहरण विक्रम-1 है। ठीक है, एफडीआई 100% अलाउ करके रखा गया है, क्योंकि जब 100% आप एफडीआई अलाउ करेंगे तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे, जो निवेशक हैं वो आएंगे बाहरी वाले, और सब निवेशक आएंगे तो सिर्फ अपना डॉलर लेकर नहीं आएंगे, अपना ज्ञान लेकर आएंगे, स्किल लेकर आएंगे, अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, और जब वो टेक्नोलॉजी का हमारे देश में इस्तेमाल होगा तो फिर हमारे जो कंपनियां हैं वो भी क्या करेंगी, उनको देख समझ के सीख पढ़ के अपने यहां पर भी उसको अप्लाई करेंगे। वही बात, इकोसिस्टम डेवलप होगा। ठीक है, अभी वर्तमान में लगभग 150 स्पेस टेक स्टार्टअप एक्टिव हैं, 150 कंपनियां इस सेक्टर में काम कर रही हैं। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को लाओगे, 100% एफडीआई अलाउ करोगे, तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट के रेगुलेशन की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और इसी के लिए वर्ष 2020 को गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश कर दिया इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ठीक है, जिसे आप इन स्पेस ई के नाम से जानेंगे। ये जो बॉडी है ये गवर्नमेंट बॉडी है, एपेक्स बॉडी है, जो प्राइवेट सेक्टर के स्पेस एक्टिविटी को मॉनिटर करेगी, रेगुलेट करेगी। इसके एस्टेब्लिशमेंट 2020 को हुआ, जैसे मैंने बताया, एक सिंगल विंडो ऑटोनोमस नोडल एजेंसी के तौर पर, जो प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस देगी, अथॉरिटी देगी, और प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए भी अलग अलग प्रयास करेगी। ठीक है, इसके साथ ही साथ ये जो कंपनी है ये प्राइवेट सेक्टर को इसरो के अभी तक के वर्तमान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुहैया कराएगी, ताकि ये प्राइवेट सेक्टर उनका इस्तेमाल करके फ्लरिश हो। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि विक्रम-1 प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्चर है, लेकिन कहां से इसे लॉन्च किया गया? सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया, जो कि श्रीहरिकोटा पर है। और ये किसका है? किसी प्राइवेट का है क्या? नहीं, ये किसका है? इसरो का है। ठीक है, तो इसरो के सेंटर में प्राइवेट वाला लॉन्च हुआ, ये किसके कमांड से हुआ होगा? इंडियन स्पेस ई के कमांड से हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब ये जो प्राइवेट सेक्टर को हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है, विक्रम-1 का तो अपना कॉमर्शियल जो एडवांटेज था वो था, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को जब हम लोग स्पेस में लेकर आएंगे, उनकी भागीदारी बढ़ाएंगे, तो हमें क्या फायदा होगा? तो सबसे पहला भारत की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। अभी पूरी दुनिया में जो ग्लोबल स्पेस की इकोनॉमी है, जो व्यापार चल रहा है स्पेस के सेक्टर में, उसका 2% शेयर किसके पास है? भारत के पास है। बहुत बड़ा मात्रा है। जब प्राइवेट सेक्टर भी एंट्री हो जाएगी तब फिर उसके बाद ये शेयर बढ़ेगा, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2040 तक $1 ट्रिलियन
का मार्केट हम लोग कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा जब प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन होंगे, भागीदारी होगी, तो इसरो को आजादी मिलेगी। कैसी आजादी? इसरो फ्री होगा रिसर्च में, डेवलपमेंट में, कि डीप स्पेस एक्सपेरिमेंट मिशन लेकर आए, चांद में आदमी को भेजे, मार्स में क्या हो रहा है उसे देखें। ये जो छोटे छोटे काम है, ठीक है, कि एलियम भेजो तो उसके लिए रिमोट सेंसिंग के लिए, अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए सैटेलाइट भेजो, ये सारे छोटे छोटे काम से आजाद होकर इसरो कुछ बड़े एक्सप्लोरेशन करेगा, जैसे नासा कर रहा है। तो ये छोटे काम कौन करेगा? हमारे प्राइवेट सेक्टर करेंगे, जैसा यूएसए के इलन मस्क और जेफ बेजोस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट आप लोगों ने देखे होंगे नासा में, भारतीय हैं। ठीक है, कई तो प्रसिद्ध नाम भी हैं, सुनीता विलियम्स हैं, कल्पना चावला जी थी, ठीक है, फिर उसे स्वदेश मूवी के शाहरुख खान भी हैं। तो ऐसे बहुत सारे टैलेंट नासा में हमारे भारत के पड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है कि यहां पर जब अपॉर्चुनिटी नहीं होगा अपने कैलिबर के हिसाब से काम करने का, तो बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए उनको जाना पड़ेगा। लेकिन जब आपके देश में का स्पेस सेक्टर इतना फ्लरिश करेगा, ग्रो करेगा, प्राइवेट सेक्टर की एंट्री होगी, अच्छी सैलरी होगी, अच्छा सुविधा होगा, तो फिर हम लोग अपने इस प्रतिभा को जाने से रोक पाएंगे, जो टैलेंट है उसे हम लोग रोक पाएंगे। तो जो हाईटेक कंपनियां जब आएंगी तो हम लोग अपने बुद्धिजीवों को रोक पाएंगे, अर्थात क्या कम कर पाएंगे? ब्रेन ड्रेन को कम कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इतनी सारी बात तो हो गई अच्छी। अब बात करते हैं चैलेंजेस, कि प्राइवेट सेक्टर के सामने क्या चैलेंज है स्पेस की दुनिया में आने से। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है बहुत बड़ा पैसा लगाना पड़ता है, कैपिटल जो इंटेंसिटी है बहुत ज्यादा है। जरा समझिएगा, आप पहिया नहीं बना रहे हैं, ठीक है, किसी एक आदमी को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजने की गाड़ी, ट्रक, मोटर नहीं बना रहे हैं, आप लॉन्च व्हीकल बना रहे हैं और उस सैटेलाइट भेजेंगे। बहुत ज्यादा हाई स्किल लोग चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, समय चाहिए, ठीक है, तब जाकर आप इसमें कमा पाएंगे। इसका मतलब यह है कि कमाने से पहले अप फ्रंट कैपिटल बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, और कमाने का जो समय है, जेस्टेशन पीरियड है, वो भी कई सालों का है। मतलब कई साल आपको इसमें पैसे झोंकने पड़ेंगे, तब जाकर आपको रेवेन्यू मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, रेगुलेटरी गैप, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि अभी तो पहला उड़ान हुआ है। इसका मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा इसके संदर्भ में नियम, कायदे, कानून, नॉर्म्स, इंश्योरेंस और अलोकेशन, ये सारा कुछ हुआ नहीं है। तो ये भी एक चैलेंज है कि जब प्राइवेट कंपनियां अभी ला रही हैं तो बहुत सारा चीज क्लियर ही नहीं है। इंश्योरेंस चाहिए ना भाई, अलोकेशन चाहिए, तो वो सब कुछ है नहीं। इसके अलावा फैसिलिटी बॉटलनेक्स, तो अब जो भी फैसिलिटी यूज किया जा रहा है वो किस पर बेस्ड है? इसरो पर बेस्ड है। और इस तरह से फिर से अगर आप देखेंगे तो इसरो पर ही अत्यधिक निर्भरता है। ठीक है, तो मतलब समझ लो कि इसरो माता है और प्राइवेट सेक्टर छोटा सा शिशु है। अब शिशु बड़ा होगा, कमाएगा, बहुत समय लगेगा, लेकिन अभी तो माता पर ही निर्भर कर रहा है। तो ये तीन बड़े चैलेंजेस हैं प्राइवेट सेक्टर के सामने हमारे देश में स्पेस की दुनिया में काम करने के लिए। ठीक है, अंत में क्या निष्कर्ष है इस पूरे चर्चाओं का? कि अंतरिक्ष में भारत के लिए एक नया युग शुरू हो चुका है। ठीक है, भारत की निजी अंतरिक्ष क्रांति एक लॉन्च नहीं, एक पूरे उद्योग का प्रज्वलन है। ठीक है, एक सिंगल लॉन्च नहीं था विक्रम 1, ये क्या है? एक नई इंडस्ट्री का इग्निशन है, उसका प्रज्वलन है, एक नई इंडस्ट्री शुरू हो रही है। ठीक है, चलिए, भविष्य क्या है? जब इसरो और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करेंगे तो हमारा जो कॉस्मिक फुटप्रिंट है आने वाले दशकों में वो काफी ज्यादा बढ़ेगा। डीप स्पेस साइंस का ज्ञान बढ़ेगा, लोगों को, ह्यूमन को हम स्पेस में ले जाएंगे, एलईओ में अलग अलग हम लोग सैटेलाइट बैठा पाएंगे। ठीक है, चलिए, अंत में मेंस के लिए क्वेश्चन क्या है? फॉर बोथ यूपीएससी एंड सीजीपीएससी, वर्ड लिमिट अनलिमिटेड, जितने में लिख पाओ उतना बेटर है। अभी पहले आंसर लिखने की आदत होनी चाहिए, जब आंसर लिखना आ जाए उसके बाद 10 नंबर की, 15 नंबर की, कितने नंबर, वो सब
ठीक है, करना होता है। क्वेश्चन क्या है? The emergence of private space companies marks a paradigm shift in India's space program. Discuss the significance of Vikram 1 mission in strengthening India's commercial space ecosystem. निजी अंतरिक्ष कंपनियों का उदय भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक बड़ा बदलाव है। भारत के कॉमर्शियल स्पेस इकोसिस्टम को मजबूत करने में विक्रम 1 मिशन के महत्व पर चर्चा करें। आंसर लिख के आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि इसके आंसर की फ्रेमिंग पर मैं एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं, ठीक है। चलिए, तो दोबारा मिलूंगा अपने अगले वीडियो पर। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।